दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये कहानी है मध्य प्रदेश के भिंड जिले की। दरअसल भिंड के मेहगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है खिरिया थापक। बात कर रहा हूं मैं 14 जनवरी 2026 की सुबह के करीब 8 बजे के आसपास। दरअसल इसी खिरिया थापक गांव के रहने वाले कुछ चरवाहे जब अपने पशुओं को लेकर खेत के लिए निकलते हैं तो देखते हैं कि एक सरसों के खेत में एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है। जब वो चरवाहा नज़दीक से जाकर उस लड़की के चेहरे को देखता है तो देख करके एकदम से घबरा जाता है, क्योंकि वो लड़की इसी खिरिया थापक गांव की रहने वाली है, जिसका नाम है निधि धानुक। उम्र है करीब 22 साल के आसपास, जिसके पिता का नाम है मुनेश धानुक और उसकी माँ का नाम है पूजा धानुक। दरअसल मुनेश जो पेशे से किसान हैं, जो निधि धानुक की डेड बॉडी सरसों के खेत में पड़ी हुई थी, दरअसल वो डेड बॉडी किसी और के खेत में नहीं बल्कि खुद उसके पिता मुनेश धानुक के ही खेत में पड़ी हुई थी। चरवाहा जैसे ही निधि की डेड बॉडी की पहचान कर लेता है, तुरंत ही भागते दौड़ते गांव में जाता है। गांव के लोगों को जब ये खबर देता है तो धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरफ फैल जाती है। और जब इस बात की जानकारी निधि की माँ पूजा धानुक को मालूम चलता है, वो भी भागते दौड़ते घटनास्थल पर पहुंचती है और जब अपने बेटी की डेड बॉडी को देखती है तो उसे देख करके फूट फूट करके रोने लगती है। चौंकाने वाली बात यह है कि निधि की मात्र 1 महीने पहले ही शादी की गई थी। किसी को समझ में नहीं आता है कि जब निधि शादी करके अपने ससुराल में गई थी तो फिर वो अपने मायके कब आई और फिर मायके में उसकी हत्या किसने कर दिया। हालांकि जब इस बात की जानकारी पूरे गांव में फैलती है, उस वक्त निधि के पिता मुनेश धानुक घर पे नहीं थे। इसीलिए गांव वाले परेशान हो जाते हैं कि कैसे भी इस बात की जानकारी मुनेश तक पहुंचाई जाए कि किसी ने उसकी बेटी की हत्या कर दिया है। लेकिन पुलिस जब मुनेश से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो पता ही नहीं चल पाता है कि सुबह सुबह ही मुनेश कहाँ जा चुके हैं। लेकिन जब इस बात की जानकारी पुलिस को दी जाती है, पुलिस तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंचती है। जब डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि निधि के सर में एक गोली मारी गई है। डेड बॉडी को देख के साफ लग रहा था कि निधि की हत्या 8 से 10 घंटे पहले की गई है। हालांकि पुलिस घटनास्थल की बड़ी बारीकी तरीके से मुआयना तो करती है, लेकिन वहां पे पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता है। इसीलिए पुलिस अब डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और साथ ही साथ इस बात की जानकारी निधि के ससुराल वालों को भी देती है। निधि के पति का नाम है देबू धानुक, जो मूल रूप से ग्वालियर प्रदेश के गुड़गुड़ी इलाके का रहने वाला है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस जब इस बात की जानकारी निधि के ससुराल वालों को देती है कि किसी ने मायके में निधि की गोली मार करके हत्या कर दिया है, तो ये जान करके निधि के ससुराल से कोई भी सदस्य ना तो उसके मायके में आता और ना ही थाने में जाकर पुलिस वालों से ही कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, जो देख करके पुलिस को भी बड़ा अजीब सा लगता है। पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार निधि की हत्या किया किसने है। सबसे बड़ी बात यह भी थी कि जब से निधि की डेड बॉडी पुलिस को बरामद हुई थी, तब से निधि का पिता खुद मुनेश धानुक भी अपने घर से कहीं गायब हो चुका था। दरअसल पुलिस मान करके चलती है कि शायद जो निधि की हत्या की गई है, इस हत्या में या तो निधि के परिवार वाले शामिल होंगे या फिर उसके ससुराल वाले शामिल होंगे। इसीलिए पुलिस अब सच्चाई पता लगाने की कोशिश करती है और जब निधि के मोबाइल नंबर के कॉल डिटेल्स को निकालती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर था जिसमें निधि पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही थी। पुलिस जब उस नंबर की डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी सूरज के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो रिश्ते में निधि का चाचा लगता है, उसके पड़ोस का ही रहने वाला है, जो इस वक्त ग्वालियर में था। पुलिस जा करके सूरज से जब कांटेक्ट करती है और जब सूरज को ये बताती है कि निधि के किसी ने गोली मार करके हत्या कर दिया है, तो ये सुन करके खुद सूरज भी अब फूट फूट करके रोने लगता है, जो देखकर पुलिस भी अब सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार सूरज क्यों इतना रो रहा है। लेकिन पुलिस जब सूरज से यह सवाल करती है कि तुम्हें क्यों तकलीफ है कि निधि की किसी ने गोली मार करके हत्या कर दिया है, तो सूरज एक ऐसी बात पुलिस वालों को बताता है जिसे सुनकर के पुलिस को भी लगता है कि शायद अब इस केस से पर्दा उठने वाला है। दरअसल सूरज पुलिस वालों से कहता है कि साहब, निधि की शादी भले ही ग्वालियर के गुड़गुड़ी इलाके के रहने वाले देबू धानुक से हुई थी, लेकिन मैं और निधि एक दूसरे से प्यार करते थे और इस वक्त मैं और निधि दोनों एक साथ इंदौर में रिलेशनशिप में रह रहे थे। दरअसल सूरज पुलिस वालों से कहता है कि साहब, 10 जनवरी 2026 को सुबह के करीब 11 बजे के आसपास निधि यहाँ से अपने घर गई थी, क्योंकि उसके पिता मुनेश धानुक ने ही बुलाया था।
उसके बाद से मुझे नहीं मालूम है कि निधि की हत्या किसने की है, या फिर वो अपने घर गई थी या फिर कहीं और गई थी। जब सूरज ये कंफर्म कर देता है कि 10 जनवरी 2026 को निधि अपने घर गई थी और इधर घर पे उसके पिता मुनेश धानुक भी मौजूद नहीं थे, इसलिए पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि शायद निधि की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसके पिता मुनेश धानुक ने ही किया है। पर सवाल ये था कि आखिरकार मुनेश खुद अपनी ही एकलौती बेटी की हत्या क्यों करेगा। लेकिन जब मुनेश कहीं दिखाई नहीं देता है, उसके बाद से पुलिस अब मुनेश को ढूंढना शुरू कर देती है और जैसे ही लगभग 8 घंटे का समय गुजरता है, आखिरकार 14 जनवरी 2026 को ही शाम के करीब 7 बजे के आसपास इसी मेहगांव थाने में एक व्यक्ति पहुंचता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब मेरा नाम मुनेश धानुक है और मैं खिरिया थापक गांव का रहने वाला हूं। दरअसल खिरिया थापक गांव के बाहर जो सरसों के खेत में आपको जिस लड़की की डेड बॉडी मिली है वो लड़की किसी और की नहीं बल्कि मेरी ही है, और निधि की हत्या जो मेरी बेटी है उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद मैंने ही किया है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे गिरफ्तार कर लीजिए क्योंकि मैं अपने आप को सरेंडर करने के लिए आया हूं। मुनेश धानुक जब अपनी खुद ही सच्चाई कबूल कर लेते उसके बाद सब पुलिस खुद मुनेश को गिरफ्तार कर लेती है, फिर उसे लेकर के घटनास्थल पर जाती है। जो उसने घटना को अंजाम दिया था उसका सीन का रिक्रिएट करती है। उसके बाद से जिस तमंचे से उसने अपनी बेटी के ऊपर गोली चलाया था, पुलिस उस तमंचे को भी बरामद कर लेती है और फिर जब मुनेश को थाने में लाकर मुनेश से उसकी बेटी निधि की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो मुनेश एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी चौंक जाती है। दरअसल निधि अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। मुनेश धानुक जो कि पेशे से किसान थे, अच्छा खासा जमीन भी था, अपनी बच्ची की बड़ी बेहतर तरीके से परवरिश भी कर रहे थे, अच्छी शिक्षा भी दे रहे थे, उसकी तमाम ख्वाहिशों को पूरा भी कर रहे थे। धानुक का कोई बेटा नहीं था, इसीलिए अपनी बेटी को बेटे के जैसा प्यार करते हैं। लेकिन जैसे ही इधर निधि जवानी के दहलीज पर कदम रखती है तो पड़ोस का ही रहने वाला सूरज के साथ में उसकी प्रेम प्रसंग शुरू हो जाती है, जो सूरज रिश्ते में उसका चाचा लगता था। हालांकि सूरज का जब निधि के साथ में अफेयर शुरू होती है, दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं, मुलाकात भी करने लगते हैं। बहुत जल्द वो भी समय आता है जब निधि और सूरज शादी करने का फैसला भी कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि कदम आगे बढ़ा पाती इस बात की जानकारी निधि के माता पिता को मालूम चल जाता है। खास करके निधि के पिता मुनेश को जब ये मालूम चलता है कि उनकी बच्ची का पड़ोस का ही रहने वाला रिश्ते में लगने वाला चाचा सूरज के साथ में अफेयर शुरू हुआ, ये जान करके मुनेश को काफ़ी बुरा लगता है। मुनेश अपनी बच्ची को काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं कि ये कभी नहीं हो सकता है कि तुम्हारी शादी सूरज से कर दी जाए, क्योंकि सूरज रिश्ते में तुम्हारा चाचा लगता है और वो भी पड़ोस का रहने वाला है। बेहतर है तुम सूरज को भूल जाओ। अरे तुम हमारी इकलौती बच्ची हो, जी जान से हम तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हें दुनिया की हर खुशी देंगे। तुम सूरज के अलावा किसी भी लड़के को पसंद कर लो, हम उस लड़के से शादी करा देंगे। लेकिन निधि अपने जिद से पीछे नहीं हटती और अपने पिता को साफ साफ लफ्ज़ों में जवाब देते हुए कहती है कि मैं सूरज के अलावा किसी और से शादी कर ही नहीं सकती हूँ। दरअसल इकलौती बच्ची होने की वजह से और लाड प्यार से परवरिश करने की वजह से निधि के भी हौसले काफ़ी बढ़ चुके थे, काफ़ी जिद्दी हो चुकी थी। मुनेश को भी पूरा यकीन हो जाता है कि निधि अपने जिद से पीछे नहीं हटने वाली है। इसीलिए मुनेश अब अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी बच्ची की जल्द से जल्द शादी कराने के लिए एक लड़के का तलाश करना शुरू कर देते हैं। और आखिरकार उनकी ये तलाश ग्वालियर के गुड़गुड़ी इलाके का रहने वाला देबू धानक पर जाकर के ख़त्म होती है, क्योंकि देबू धानक जो अपने पिता के साथ ही खेती किसानी का काम करता था, देबू जब उन्हें पसंद आ जाता है तो फिर देबू को दामाद के रूप में पसंद ही नहीं करते हैं, बल्कि आनन फानन में अपनी बेटी का रिश्ता देबू से तय कर देते हैं। फिर शादी की तारीख 11 दिसंबर 2025 को भी रख देते हैं। फटाफट शादी की तैयारियां की जाती है और आखिरकार निधि के मर्जी के मुताबिक ही 11 दिसंबर 2025 को उसकी शादी देबू धानुक से कर दी जाती है। निधि शादी करके भले ही अपने ससुराल तो चली जाती है, लेकिन ससुराल पहुंचने के बाद भी वो अपने प्रेमी सूरज को नहीं भूल पाती और ना ही अपने पति को अपने नज़दीक भटकने की कोशिश करती है। शुरू में इधर देबू को भी लगता है कि शायद उसकी पत्नी जगह बदल करके ससुराल में आई है, घर वालों के साथ एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगेगा। इसीलिए देबू भी अपनी पत्नी की हर तरीके से उसके ज़रूरत चीज़ों को पूरी करने लगता है, उसे मनाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन देबू को ये कभी मालूम ही नहीं चल पाता है कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ में अफेयर चल रहा है या फिर वो किसी और को पसंद करती है।
धीरे धीरे यूं ही समय गुजर तो रहा था। इधर ससुराल से निधि जो अपने प्रेमी सूरज के कांटेक्ट में थी ही, एक दिन जब सूरज से बातचीत करती है तो साफ साफ उससे लफ्ज़ों में कह देती है कि मेरे परिवार वालों को जो करना था उन्होंने अपनी बच्ची के साथ कर लिया। उनका जो हक बनता था उन्होंने अपना हक भी पूरा कर लिया। उन्होंने अपनी मर्जी से मेरी शादी भी कर दिया, लेकिन मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ क्योंकि मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। अब तुम बताओ आगे क्या करना है। सेम इधर वही हालत सूरज की भी थी। सूरज भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से निधि अब सूरज के साथ भागने के लिए एक प्लान बनाती है और इसी प्लान के तहत आखिरकार 28 दिसंबर 2025 को अपने पति देबू से कहती है कि मुझे मार्केट में शॉपिंग करने के लिए चलना है। देबू आगे पीछे कुछ नहीं सोचता, अपनी पत्नी को लेकर के मार्केट में शॉपिंग कराने के लिए चला जाता है। और जैसे ही मार्केट में पहुंचते हैं, एक गोलगप्पे के ठेले पे इधर निधि खड़ी हो जाती है और अपने पति से झूठ बोलते हुए कहती है कि मुझे गोलगप्पा खाना है, तब तक जाकर के आप किसी दुकान से पानी की बोतल खरीद लाई है। जैसे ही इधर देबू दुकान से पानी की बोतल खरीदने के लिए जाता है और बोतल खरीद कर जैसे ही वो गोलगप्पे के ठेले पे पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी वहाँ पे मौजूद नहीं है। हालांकि देबू जब अपनी पत्नी निधि के नंबर पे कॉल करता है तो निधि का नंबर भी स्विच ऑफ बताने लगता है, जिसकी वजह से देबू आसपास जगहों में अपनी पत्नी को हर जगहों पे ढूंढता है। और जब उसका कुछ पता नहीं चलता है तो इस बात की जानकारी अपने परिवार वालों को तो देता ही है, साथ ही साथ निधि के माता पिता को भी खबर कर देता है, जिसकी वजह से अब निधि के घर परिवार से लेकर उसके ससुराल वाले सब के सब परेशान हो जाते हैं और निधि को हर जगहों पर ढूंढते हैं। और जब उसका कुछ पता नहीं चलता है तो आखिरकार 28 दिसंबर 2025 को ही शाम के वक्त बगल के ही हुजरात थाने में जाते हैं और जाकर के निधि की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं, जिसकी वजह से पुलिस अब रिपोर्ट दर्ज करके निधि को ढूंढना शुरू कर देती है। दरअसल निधि वहाँ से कहीं गायब नहीं हुई थी, बल्कि निधि जो सूरज को पहले ही अपडेट कर चुकी थी। सूरज वहाँ पे थोड़ी देर पहले ही आकर के उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही निधि को इधर मौका मिल जाता है वो सूरज के पास जाती है और फिर सूरज निधि को लेकर के वहाँ से इंदौर भाग जाता है। उसके बाद से निधि अपना मोबाइल बंद कर लेती है और फिर दोनों इंदौर में जाकर के एक किराए का कमरा लेकर के रिलेशनशिप में रहने लगते हैं, शादी करने का फैसला भी कर लेते हैं। और इधर पुलिस जो निधि को ढूंढ रही थी कोशिश तो करती है, लेकिन निधि का जब कुछ पता नहीं चलता है और जैसे ही लगभग एक सप्ताह का समय गुजरता है, एक सप्ताह के बाद इधर इंदौर में निधि और सूरज जा कर के मंदिर में अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं। और जैसे ही शादी कर लेते हैं उसके बाद से निधि के मोबाइल में जो पुराना सिम पड़ा हुआ था उसे निकाल करके फेंक देती है और फिर एक नया सिम खरीद करके उस मोबाइल में डाल देती है। और जैसे ही मोबाइल में सिम डालती है, इधर पुलिस जो उसके मोबाइल को सर्विलांस पर तो डाल ही चुकी थी, जैसे ही मोबाइल का लोकेशन मिल जाता है पुलिस फौरन अपनी टीम के साथ इंदौर में जाती है और जाकर के निधि और सूरज दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। हुजरात थाने की पुलिस अब इन दोनों को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आती। इस बात की जानकारी निधि के ससुराल वालों को भी देती है, निधि के माता पिता को भी खबर करती है, जिस वजह से इस हुजरात थाने में जब पुलिस निधि और सूरज को लेकर के आती है तो उस थाने में निधि के ससुराल वाले भी पहुंचते हैं, निधि के माता पिता भी पहुंचते हैं, कुछ उनके रिश्तेदार भी पहुंचते हैं। लेकिन थाने के अंदर पुलिस जब निधि से पूछताछ करती है तो निधि साफ सुथरे लफ्ज़ों में पुलिस वालों से कहती है कि साहब मैं बालिग हो चुकी हूँ और मैं अपना फैसला अपनी मर्जी से ले सकती हूँ। दरअसल मैं सूरज से प्यार करती हूँ, मैं पूरी ज़िंदगी सूरज के साथ ही बिताना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने उससे शादी भी कर लिया है। मुझे अपने पहले पति देबू धानू के साथ नहीं रहना है। हालांकि निधि जब ये जवाब देती है थाने में, ये बातें सुन करके उसके पिता मुनेश धानू को अपनी बच्ची को काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं कि तू अभी नादान है, दुनिया के बारे में तुझे नॉलेज नहीं है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अपने ससुराल चली जा, अपने पति के साथ जाकर के ज़िंदगी व्यतीत कर। लेकिन निधि अपने पिता की भी बात नहीं मानती है, चूँकि बालिग तो हो ही चुकी थी, इसीलिए पुलिस का भी कोई बस नहीं चलता और आखिरकार पुलिस अब निधि को सूरज के साथ जाने का फैसला कर देती है। उसके बाद से खुद निधि सूरज को लेकर के फिर से ग्वालियर में चली जाती है और फिर ग्वालियर में जाकर के एक किराए का कमरा लेकर एक साथ रहने लगते हैं। लेकिन निधि जब ये फैसला ले लेती है थाने में, उसके पिता मुनेश धानू की इतनी काफ़ी बेइज्जती होती है कि उसी वक्त ही थाने के अंदर ही मुनेश ये फैसला कर लेता है कि अब वो अपनी बच्ची को हमेशा के लिए ही इस दुनिया से हटा देगा, न रहेगा बांस और ना बाजेगी बांसुरी, क्योंकि जब तक निधि इस दुनिया में जिंदा रहेगी मुनेश को लगता है कि तब तक मैं समाज में सर उठा कर नहीं चल पाऊंगा।
इसीलिए मुनेश अब अपनी बच्ची को इस दुनिया से हटाने के लिए एक प्लान बनाता है और इसी प्लान के तहत जब वापस अपनी पत्नी के साथ घर पे आ जाता है तो लगातार अपनी बेटी से कांटेक्ट में रहने लगता है, बढ़िया से उससे बातचीत करने लगता है और खुद निधि से कहता है कि जो तुमने फैसला लिया है हम तुम्हारे फैसले से एग्री हैं, तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम जिसके साथ जीना चाहो तुम जी सकती हो। हमारा काम था केवल तुम्हारा परवरिश कर देना, बेहतर तरीके से तुम्हारा ख्याल रखना। हमने अपना हक पूरा कर लिया है, हमने अपना फ़र्ज भी पूरा कर लिया था क्योंकि हमने तुम्हारा शादी कर दिया था, लेकिन अब तुम्हें ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीना है तो तुम अपनी मर्जी से जियो। जब ये सारी बातें कहता है, ये सुन करके निधि को भी लगता है कि शायद अब उसके माता पिता उसकी जो शादी की थी उसके खिलाफ नहीं है बल्कि मान चुके हैं। इसीलिए निधि अपने माता पिता से लगातार बातचीत करने लगती है। इधर मुनेश को जब पूरा यकीन हो जाता है कि अब उनकी बेटी उन पे आंख बंद करके भरोसा कर चुकी है, आखिरकार अपने जो पहले से प्लान बना रखा था उस प्लान को अमली जमा पहनाने के लिए जो 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति का त्यौहार होता है, ठीक इसके 4 दिन पहले 10 जनवरी 2026 को इसी ग्वालियर में चला जाता है और जा करके अपनी बेटी से मुलाकात करके उसे कहता है कि एक काम करो, त्यौहार घर पे चलो, त्यौहार मना करके तुम वापस यहाँ पर आ जाना। खुशी खुशी इधर निधि भी अपने पिता के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और आखिरकार 10 जनवरी 2026 को मुनेश अपनी बेटी को लेकर के अपने गांव खिरिया थापक घर पे आ जाता है। लगभग 2 दिन तक अपनी बेटी के साथ घर पे गुजारा करता है और जैसे ही तीसरा दिन होता है यानी कि 13 जनवरी 2026 को शाम के वक्त जब इधर निधि खाना वाना खा लेती है, अपनी बेटी को घूमने के बहाने से गांव के बाहर सरसों के खेत में लेकर के चला जाता है और वहां पे भी पहुंचने के बाद मुनेश धानुक एक बार फिर से अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करता है कि काम करो, जब यहाँ से त्यौहार खत्म हो जाना तो तुम सीधे यहाँ से अपने पहले पति देबू धानु के पास चली जाना। लेकिन ये बात सुनकर के निधि एकदम से गुस्से में आ जाती है और अपने पिता को जवाब देते हुए कहती है कि अगर आपने मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती की है तो जो मैं यहाँ फेस्टिवल मनाने के लिए आई हूँ उसे छोड़ करके मैं अभी के अभी अपने सूरज के पास चली जाऊँगी। जब मुनेश को पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी बेटी अब बात नहीं मानने वाली है तो आखिरकार मुनेश मजबूर होकर के जो अपने पास तमंचा लेकर के आया था उस तमंचे से अपनी बेटी के सर में गोली मार देता है, जिसकी वजह से कटे पेड़ की तरह निधि वहीं पे गिर जाती है, उसकी घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। और फिर उसके बाद से मुनेश अपनी बेटी की डेड बॉडी को सरसों के खेत में ले जा करके बढ़िया से लेटा देता है और फिर वहाँ से अपने घर नहीं आता है बल्कि मौके से फरार हो जाता है। मुनेश ने यह पहले से तय कर लिया था कि इस घटना को अंजाम देने के बाद से अपनी भी जीवन लीला समाप्त कर लेगा, लेकिन जब उसकी अपनी जान गंवाने की बारी आती है तो मुनेश के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं हो पाती है कि वो खुद से अपनी जीवन लीला समाप्त कर सके। अगले दिन 14 जनवरी 2026 को पुलिस को डेड बॉडी बरामद तो हो ही जाती है। पुलिस जब इस बारे में इस बात की जानकारी इधर निधि के ससुराल वालों को जब देती है तो निधि के ससुराल वाले वैसे ही उसे रिश्ता खत्म कर चुके थे, इसीलिए कोई भी व्यक्ति ना तो थाने में जाता और ना ही पूछताछ करने की कोशिश करता है कि निधि की हत्या किसने किया है। लेकिन पुलिस जब सच्चाई पता लगाने की कोशिश करती है और जैसे ही लगभग 10 से 12 घंटे का समय गुजरता है, अगले दिन 15 जनवरी 2026 को शाम के करीब 7 बजे के आसपास निधि के पिता मुनेश भी मजबूर होकर के अपने आप को थाने में सरेंडर कर देता है। वाकई में मुनेश जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है उसके बाद से पुलिस मुनेश को गिरफ्तार करने के बाद जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। और जब इधर निधि की डेड बॉडी की पोस्टमार्टम हो जाती है, पुलिस डेड बॉडी को भी उसके ससुराल वालों के हवाले करने की कोशिश करती है, लेकिन निधि के ससुराल वाले उस डेड बॉडी भी लेने से इनकार कर देते हैं, जिसकी वजह से आखिरकार निधि के कुछ जो रिश्तेदार होते हैं, रिश्तेदार ही रीति रिवाज के तहत उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। जो उसका प्रेमी सूरज था, सूरज को यकीन ही नहीं होता है कि निधि की हत्या खुद उसके पिता ने ही कर दिया है। सूरज पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मुझे अगर जरा सी भी शक होता कि निधि के पिता इस तरीके से अपने दिमाग में खुरापात मचा रखा, अपनी बेटी से नफरत करता है, तो शायद मैं निधि को उनके साथ कभी जाने ही नहीं देता। बहरहाल